डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हमारा एनसीईआरटी समरी का कोर्स चल रहा है उसमें हम पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 के चैप्टर 4 भारत के विदेश के संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के विदेशों के साथ अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध है। इन चैप्टर इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध क्या हैं, विदेश नीति के सिद्धांत क्या हैं, भारत के दूसरों देशों के साथ बदलते संबंध किस तरीके से, मतलब जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें यूएसए के बारे में, रशिया, चीन, इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, ठीक है। इन देशों के बारे में हम भारत के संबंध पढ़ेंगे, उनका इतिहास देखेंगे और वर्तमान में क्या स्थिति है, हम इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम भारत के विदेशी संबंधों को, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आई थी, जो इंटरनेशनल चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से क्या बदलाव आए हैं, ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या आकार ग्रहण कर लिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत क्या हैं, ठीक है, और चीन के, पाकिस्तान के साथ जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के रिश्ते किस तरीके के रहे हैं, और भारत में परमाणु नीति का उद्भव किस तरीके से हुआ है, ठीक है। परमाणु नीति की पॉलिसीज़ जो आई हैं भारत में, किस तरीके से इसके कार्यक्रम शुरू किए गए थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना, देखिए उसमें हमने पहले राष्ट्र निर्माण की चुनौती पढ़ी थी, उसके साथ फिर हमने बाद में अन्य चुनौतियों के बारे में पढ़ा था, लास्ट में हमने सबसे आर्थिक चुनौती पढ़ी थी। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बाहरी चुनौती, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि देश के नेताओं ने अपनी किस प्रकार की, जो उस समय की क्या स्थिति थी, जैसे कि मैंने आपको पिछली जो बुक थी उसमें पता चला था जैसे आपको, कि उस समय जो स्थिति थी वो ध्रुवीकरण की स्थिति थी। पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, या तो एक गुट जो यूएसएसआर का था उसमें थे या यूएसए में थे, ठीक है। लेकिन भारत ने उस समय गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, ठीक है। सभी मामलों से अलग हटके उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया था, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि भारत को आज़ादी के तुरंत बाद ही कई देश पर अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ा था, ठीक है। और इन युद्धों से हमारे विदेशी संबंध कैसे बने, उन देशों के साथ स्पेशली और अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध पड़े, देश की राजनीति ने इसमें क्या रोल अदा किया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई थी? अब्दुल कलाम, सर सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा या विक्रम साराभाई? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए, चैप्टर बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगी, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, इसमें विदेश नीति के से संबंधित बहुत चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सारे चैप्टर्स, आप बहुत सारे टॉपिक के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी चीज़ ये कि इससे जुड़े हुए सवाल आपको जीएस में ज़रूर देखने को मिलते हैं, प्री में भी और मेन में भी, ठीक है। मेन में आप बहुत बार पॉलिटी से, आईआर से रिलेटेड ये सवाल देखने को हमें मिलते हैं उसमें, जिसमें कई प्रकार की नीतियों के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब हम जानते हैं विदेश नीति क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा, भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विदेश नीति क्या होता है। जब देखिए, जब एक देश विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलन व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है, उन नीतियों को हम सामूहिक रूप से विदेश नीति कहते हैं, ठीक है। अर्थात क्या है, अर्थात कि प्रत्येक देश के अन्य देशों के के साथ जो संबंधों की स्थापना की जाती है और किस प्रकार की विशेष नीति का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम विदेश नीति कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं भारत की विदेश नीति। देखिए, भारत की जो विदेश नीति थी वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में थी। जब भारत आज़ाद हुआ था तभी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण थी, ठीक है। उस समय जैसा मैंने आपको बताया कि संपूर्ण विश्व लगभग 2 ध्रुवों में बंट चुका था। उस समय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो उन्होंने बहुत दूरदर्शिता के साथ कार्य किया था और भारत की विदेश नीति तय की थी। उन्होंने उस समय ही निश्चित कर लिया था कि भारत किसी गुट में नहीं शामिल होगा, किसी ध्रुवीकरण की नीति में शामिल नहीं होगा। इसीलिए हमने देखा है कि भारत की विदेश नीति पर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो उस समय के विदेश मंत्री भी थे, उनकी बहुत अमिट छाप है, ठीक है। ये हमें वहाँ पर देखने को मिलता है।
देखिए, जो नेहरू जी द्वारा जो विदेश नीति अपनाई गई थी उसके क्या प्रमुख उद्देश्य, देखिए उसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, कठिन संघर्ष से जो हमें संप्रभुता, जो स्वतंत्रता प्राप्त थी उसको बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने देखा था कश्मीर का मुद्दा था, ये अभी हमने जब लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है, तो देसी रियासतें अलग अलग थी, तो उन सबको बना के एक साथ रखना, क्षेत्रीय अखंडता बचाए रखना बहुत मुद्दा था। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वह था कि तेज गति से आर्थिक विकास करना। जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया कि आर्थिक गतिविधियों में उन्होंने किस प्रकार की नई चीज़ों का उपयोग किया था, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी, या पंचवर्षीय योजनाओं का किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया था, यह जो था ना, ये नेहरू जी की विदेश नीतियों में भी शामिल था, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों में उन्होंने विदेशों से बहुत हेल्प ली थी, कई जगह से उन्होंने उद्योग स्थापित करने में बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो भारत की जो विदेश नीति के जो मुख्य सिद्धांत या जो मुख्य तत्व हैं वो क्या है। सबसे पहला है गुट निरपेक्षता। जैसा कि आप सभी को अब पता चल चुका होगा, गुट निरपेक्षता मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि पूरा विश्व हमारा घर है, अपने विश्व में एक अपने आप को अलग थलग नहीं रखना, किसी भी देश के लिए, किसी भी अन्य जगह पे सबके लिए बराबरी की सोच रखना। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी होना, ये बहुत ज़रूरी था। पंचशील का सिद्धांत अपनाया गया था इनके द्वारा। इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया था। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल पे इन्होंने जोर दिया है, ठीक है। कहीं पे कोई युद्ध करने की कोई नीति नहीं अपनाई गई थी, और पहले युद्ध की नीति तो बिल्कुल नहीं अपनाई गई थी। इसके साथ साथ निशस्त्रीकरण पर भी जोर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि गुट निरपेक्षता क्या होता है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। जैसा कि गुटों की राजनीति से अलग रहते हुए अपना स्वतंत्र विचार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रस्तुत करना गुट निरपेक्षता की नीति कहलाता है। देखिए, अथक प्रयासों से हमें स्वतंत्रता मिली थी, और भारत की जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी अपनी संप्रभुता को बचाए रखना। इसके अतिरिक्त भारत को तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना था। अतः इन दोनों उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, जो इनकी विदेश नीति के जो प्रमुख अंग था उसमें था, ठीक है। गुट निरपेक्षता आंदोलन की जो स्थापना थी वह 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर बाडुंगो में हुई थी। अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, इसमें इस आंदोलन की नींव पड़ी थी, ठीक है। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो औपचारिक प्रारंभ हुआ था, इसमें 25 देशों ने भाग लिया था, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक तरीके से प्रारंभ हुआ। जो अगर इनके निर्माताओं का नाम देखा जाए तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो थे, यह शामिल थे। और उस समय उनकी संख्या लगभग 25 से, जो कि आज 120 देशों की संख्या है, ठीक है। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने के क्या कारण थे, ठीक है। सबसे बड़ा कारण था कि जो शीत युद्ध चल रहा था, जो कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था, उससे अलग रहना था, ठीक है। वह किसी एक देश का, किसी एक गुट का समर्थन नहीं करना चाहते थे। विश्व शांति की इच्छा, भारत एक बहुत बड़े, कह सकते हैं ना कि बहुत बड़े उस चीज़ों से निकला था, तो वह विश्व शांति की इच्छा रखता था। सैनिक गुटों से पृथक रहने के लिए स्वतंत्र विदेश नीति की संचालन की अभिलाषा थी। देखिए, भारत पे ऑलरेडी किसी का नियंत्रण रह चुका था, ठीक है। ब्रिटिशर्स बहुत टाइम तक अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते आए थे, बहुत टाइम तक उन्होंने सारी नीतियाँ अपने अकॉर्डिंग करी थी। तो भारत चाहता था कि वह अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रखे। किसी गुट से अगर वह जुड़ा रहेगा तो उसे उस गुट के अकॉर्डिंग उनका दूसरे देशों के साथ किस तरीके का संबंध है वैसे ही करना पड़ता। तो इससे भारत हमेशा से आज़ाद रहना चाहता था, ठीक है। और आर्थिक कारण, देखिए, अगर एक गुट रहेंगे तो एक ही गुट से आर्थिक मदद मिल पाएगी, लेकिन जब आर्थिक दोनों गुटों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे तो दोनों से ही आर्थिक आपको हेल्प मिल सकती है, और जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी था। और भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी उसमें सुरक्षा हेतु ये ज़रूरी था कि भारत दोनों गुटों से सामान्य संबंध बना के रखे, ठीक है। और गुट निरपेक्षता की नीति का अगर हम उद्देश्य देखेंगे, ठीक है, तो इस नीति के द्वारा भारत शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमों और उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट आदि को दूर रखने में रखता था। वहीं आवश्यकता पड़ने थे यह दोनों ही खेमों से आर्थिक व सामरिक सहायता भी प्राप्त करता था। एशिया तथा अफ्रीका के देशों ने अपनी इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को भांपते हुए यह भारत ने विनिवेशीकरण को भी प्रबल समर्थन दिया था, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि लगातार गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है, वह लगातार चलते आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे भारत के अमेरिका के साथ क्या संबंध रहे हैं। भारत
के अमेरिका के साथ किस प्रकार के संबंधों की विशेषताएं क्या रही हैं। देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया है, ठीक है, और इसके लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत अब विदेश नीति में अमेरिका की विदेश नीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। हमेशा से नहीं था, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि इस समय भारत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और यहाँ की जो विशेषताएं क्या है कि भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात का लगभग 65% हिस्सा अमेरिका को दिया जाता है। अमेरिकी कंपनी बोइंग के 35% जो कर्मचारी हैं वह भारतीय हैं। 3 लाख से अधिक भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्यरत हैं। अमेरिकी कंपनी में भारतीयों का अत्यधिक योगदान है और आज के डेट में अमेरिका भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, ठीक है। और अमेरिका में भारत के जो प्रवासी बसे हुए हैं उनका एक खास प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वर्तमान में हम देखेंगे कि वैश्विक मंचों पर अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच कई बातें हुई हैं, कई मुलाकातें हुई हैं, जिन वार्ताओं के दौरान दोनों देशों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों को सुदृढ़ीकरण तथा सकारात्मक संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत और रूस के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे हैं। देखिए, भारत के संबंध यूएसएसआर से भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, और रूस के साथ इसके संबंध विशेष रूप से प्रगाढ़ है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। यह दोनों देश सहस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय समरूपता, स्वतंत्रता, स्वतंत्र विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को वार्ता द्वारा हल करने पर विश्वास रखते थे। देखिए, ये सब रखते थे में आएगा अब एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जो रशिया का इस समय जो यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है उसने रशिया की जो लोकतंत्र में विश्वास था या जिस तरीके की उसकी विचारधारा थी उसके बारे में कई प्रकार से बदलाव लाए हैं, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि भारत उस समय रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार होता था। रूस से तेल का आयात भी होता था। इसके साथ साथ परमाणु योजना और अंतरिक्ष योजना में भी रूसी ने लगातार मदद की है, ठीक है। और इसके साथ हम ये देखेंगे कि ऊर्जा आयात बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान मिला है। फिर हम ब्रिक्स में देखेंगे, ब्रिक्स में भी देखिए रशिया शामिल है, तो इससे भी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और जो रूस के राष्ट्रपति थे उनके बीच में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान, आर्थिक समेत कई संबंधों को बढ़ावा और लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया है। वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की तुलना में भारत हमेशा से रशिया के काफ़ी करीबी और मजबूत संबंध रहा है। भारत और रशिया के ऐतिहासिक रूप से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि मामलों में एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। इस समय की स्थिति थोड़ी सी अलग हुई है। भारत के संबंध इस समय तनावपूर्ण नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारत ने एक क्या बोलते तटस्थ भूमिका निभाई है हमेशा से रशिया की किसी भी जो कदम रशिया उठा रहा है उसमें। अब हम देखते हैं भारत और चीन के संबंध के बारे में। देखिए, चीन और भारत के संबंध हमेशा से विवाद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और विवादपूर्ण ही रहे हैं, ठीक है। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहले देशों में से एक था। नेहरू जी ने चीन के साथ संबंध बनाने में अक्षय पहल की थी, ठीक है। उप प्रधानमंत्री और उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई बार यह आशंका जताई भी थी कि चीन आक्रमण कर सकता है, लेकिन उस समय की जो नीतियाँ जैसे पंचशील की नीतियाँ जो इस प्रकार की नीतियाँ थी उस पर यह इस तरीके की संभावना करना की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। जैसे हम देखेंगे पंचशील की नीति मतलब इसमें 5 सिद्धांत क्या थे। यह 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के द्वारा समझौता हुआ था। इसमें क्या समझौता था कि इसमें एक दूसरे के विरोध आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को आदर देंगे और समानता और परस्पर मित्रता की भावना रखेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भी भावना रखेंगे। लेकिन यह मुद्दे नहीं हुए। देखिए, 1950 में चीन द्वारा तिब्बत हड़पने से दोनों देशों के बीच में संबंध बिगड़ गए थे। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को स्थापित किया और फिर भारत पर आक्रमण किया। चीन लगातार पाकिस्तान को मदद करता है। चीन बहुत बार भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। इसके साथ साथ वह बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल को भी कई प्रकार से कई सैनिक संबंध या सैनिक सदद देता है जिसे भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन चीन के द्वारा जो वीटो पावर का प्रयोग किया गया था उससे यह प्रस्ताव निरस्त हो गया था। भारत ने अजहर मसूद को जब आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखा तब भी चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया, ठीक है।
और एक जो चीन की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है वन बेल्ट वन रोड, जो कि पीओके से होते हुए गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पे लिया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो रिसेंट में चल रहा है डोकलाम का जो मुद्दा था, उसको लेके हमेशा से मुद्दा चलता चला जा रहा है। चीन ने डोकलाम में जो आधिपत्य के लिए जो दावा किया है, उससे दोनों देशों के बीच में तनाव है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताने से पाकिस्तान को जो मित्रता देते हैं, इससे भारत और चीन के संबंध हमें लगातार खत्म होते हुए या खराब होते हुए दिखते हैं। ठीक है, और भारत और चीन के संबंधों के बीच में जो शुरुआत करने की इस पहल में संबंधों में सुधार करने का कई प्रयास किया गया है। ठीक है, और कई बार ये प्रयत्नशील भी रहे हैं, लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब सेना द्वारा जो आक्रमण किया जाता है या सेना द्वारा जो अधिक्रमण किया जाता है, इससे ये संबंध खराब हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे पंचशील, जैसे मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेंथ। ठीक है, दोनों देशों में शांति व पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारत और चीन दोनों संकल्प हैं, बंद है। ठीक है, और इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा P2P यानी कि पीपल टू पीपल संबंध के पर स्ट्रेंथ की संकल्पना पर जोर दिया। स्ट्रेंथ मतलब S से आध्यात्मिकता, T से ट्रेडिशन ट्रेड टेक्नोलॉजी, R से रिलेशनशिप, E से इंटरटेनमेंट आर्ट म्यूजिक ऐसे कह सकते हैं, N से नेचर का कंजर्वेशन, ठीक है, G से गेम्स, T से टूरिज्म और H से हेल्थ या हीलिंग। हाल ही में भारत ने चीन द्वारा इसको जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही थी, इनके ऊपर जोर दिया है और इस संबंध में कई बार ये प्रयास किया है कि इस संकल्पना पर क्या बोलते हैं आप जोर दीजिए और भारत और चीन के संबंध सही हो सके। हाल ही में हम देखेंगे कि भारत ने लगातार मांग की है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को और इसके साथ साथ जैश ए मोहम्मद को आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन चीन कई बार अपना वीटो पावर यूज़ कर चुका है, जिसकी वजह से ये स्थिति हमेशा खराब होती रही है। अब हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में। देखिए, भारत का विभाजन से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कड़वे रहे हैं। कश्मीर मुद्दों में दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध में कश्मीर के एक बहुत बड़े भाग पर पाकिस्तान ने अधिग्रहण कर लिया है। सरक्रीक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पर आतंकवाद और कश्मीर दोनों ही के मध्य एक बहुत बड़ा विवाद का कारण रहा है। ठीक है, इसके अलावा सिंधु जल संधि, पाकिस्तान द्वारा भारत पे आक्रमण जैसे कि 1965 में किया गया था। इसके बाद 1970 में जो बांग्लादेश के निर्माण के समय जो आक्रमण किया गया था, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो शिमला समझौता हुआ था, कारगिल संघर्ष हुआ था, ये जितनी भी चीज़ें हैं यह भारत और पाकिस्तान के संबंधों को खराब ही करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 2016 में आतंकी हमला हुआ, 2018 में आतंकी घुसपैठ की गई, 2019 में जो आतंकी हमला किया गया था। इन सब चीज़ों से भारत और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध है वह लगातार खराब ही होते चले जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में और भारत के बीच में जो संबंधों का जो सबसे बड़ा जो कारण है वह ये है कि वहाँ पर आतंकवाद को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत में उस आतंकवाद को भेजा जा रहा है। ठीक है, और भारत ने पाकिस्तान द्वारा समर्थित जो आतंकवाद है वह आतंकी हमले करते हैं, जिससे भारत के द्वारा जो सैन्य कार्यवाही की जाती है, इससे दोनों देशों के मध्य कटुता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हम देखते हैं भारत और म्यांमार के बीच के संबंध को। देखिए, म्यांमार जिसको पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसे 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और तब से वहाँ पे सैनिक शासन हो गया है। ठीक है, भारत और म्यांमार के जो संबंध है उसमें हम देखते हैं कि 1993 में PV नरसिम्हा राव ने पूर्व की ओर देखो नीति शुरू की थी और म्यांमार इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? भारत की व्यापारिक दिशा और पड़ोसी देशों और पश्चिमी देशों से अपना ध्यान हटा के दक्षिणी पूर्वी एशिया की ओर करना। ठीक है, 2016 में भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग परियोजना की जो कंबोडिया तक बनाने का जो निर्णय है उसका निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ 2017 में उदारवाद वीज़ा नीति भारत ने म्यांमार के साथ जारी की है, जिसके अंतर्गत म्यांमार के लोग भारत आ सकते हैं, परंतु उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। भारत और म्यांमार दोनों ही बिम्स्टेक के सदस्य हैं और इसके साथ साथ
2019 में म्यांमार के रक्षा मंत्री ने भारत की यात्रा के दौरान एक रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ मेक इन इंडिया के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वह सैनिक निर्यात को बढ़ावा देता है और म्यांमार भारत से कई प्रकार के शस्त्रों का निर्यात भी करता है। इस समय की स्थिति वहाँ पे अलग हो रखी है क्योंकि वहाँ पे सैनिक शासन चल रहा है। अब हम देखते हैं भारत और नेपाल के संबंध के बारे में। वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री प्रचंड हैं, ठीक है, वह 25 दिसंबर 2022 से उन्होंने कार्यभार संभाला है। भारत और नेपाल के बीच में दो द्विपक्षीय संधि है जो दोनों देशों के बीच में नागरिक और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति देती है। नेपाल अपने समुद्री मार्गों के लिए कोलकाता बंदरगाह का भी प्रयोग करता है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी हमें भर्ती देखने को मिलती है और भारत नेपाल के आपदा प्रबंधन के साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में विवाद क्या है। देखिए, हाल ही में हमने देखा कि भारत नेपाल ने एक आधिकारिक रूप से नवीन मानचित्र जारी किया, मतलब एक न्यू मैप जारी किया है जो उत्तराखंड के, जिसमें उत्तराखंड के काला पानी, लिपियानधुरा और लिपू लेक को अपना क्षेत्र बताया है, ठीक है। और भारत और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इस वजह से भारत और नेपाल के बीच में काफ़ी विवाद देखने को मिला है। अब हम जानते हैं भारत और इजराइल के बीच के संबंध को। देखिए, भारत और इजराइल के मध्य जो संबंध है वह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को काफ़ी पुरातन समय से देखा जा सकता है, लेकिन जो कूटनीतिक संबंध है वह 1992 में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना के पश्चात ही शुरू हुए थे। इसमें दोनों देशों के बीच में औपचारिक राजनीतिक स्थापित होने के बाद भी हमने देखा कि इसमें जो सुदृढ़ता है वह 1996 और 1998 में भारत में एनडीए सरकार की स्थापना के बाद ही आई थी। दोनों लोकतांत्रिक देशों के मध्य सरकारों की प्रमुख यात्राओं के बाद दोनों देशों के संबंध और भी प्रगाढ़ हुए हैं और इस समय जो हम देखेंगे वहाँ पे जो संबंध है उसमें दोनों देशों ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान, सुरक्षा व सैन्य, आतंक विरोधी सम्मेलन, अंतरिक्ष अनुसंधान, जल, ऊर्जा, कृषि, विकास आदि कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग देने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच के संबंध में। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध है उसमें सबसे जो विवाद की स्थिति है वह है तमिलों की स्थिति। और 1987 में जब भारत ने शांति सेना को लेकर श्रीलंका में वहाँ अपनी सेना भेजी थी, तब वहाँ के लोगों ने इसे वहाँ के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप भी माना था, ठीक है। देखिए, श्रीलंका की स्थिति इस समय वहाँ पे सही नहीं थी। श्रीलंका में हमने पिछले साल में बहुत डिजास्टर चेंज देखे थे, बहुत ड्रास्टिक चेंज देखे थे। वहाँ पे इस समय की वहाँ की इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस समय श्रीलंका की बहुत वित्तीय रूप से बहुत मदद की गई थी भारत की तरफ से, ठीक है। और फिर भारत और श्रीलंका के मध्य जो सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और भाषाई संबंध हमेशा से रहे हैं, प्राचीन काल से रहे हैं, ठीक है। फिर हम ये भी देखें कि वहाँ पे व्यापारिक जो संबंध है वह और सुदृढ़ हो चुके हैं। इस समय जो जिस प्रकार की सरकार स्थापित है उनसे भी संबंधों को हमेशा अच्छा किया गया है। अब हम जानते हैं कि भारत की परमाणु नीति क्या है। देखिए, भारत प्रारंभ से ही आणविक अस्त्रों के निर्माण के विरुद्ध रहा है। दूसरे महायुद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में हुई जो बहुत बड़ा जो संकट आया था वह सबके मस्तिष्क में अभी है। आज़ादी के बाद भारत समेत विभिन्न विकासशील देशों ने निर्गुट होकर निशस्त्रीकरण होने पर जोर दिया था। इस उद्देश्य से नेहरू ने आणविक हथियारों के निर्माण को प्रोत्साहन नहीं दिया था, परंतु औद्योगिकरण के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास दोनों ही आवश्यक था। इसलिए औद्योगिक घटक के रूप में परमाणु कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास का लक्ष्य रखा, जिसे शुरुआत में डॉक्टर होमी भाभा के निर्देशन में 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था, मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और 1998 में परमाणु वहाँ पे दोबारा पोखरण परीक्षण किया था और स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया था। और इसके बाद पाकिस्तान ने भी तुरंत परमाणु परीक्षा करके स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया था। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि और 1995 की व्यापक
परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि भारत का कहना है कि वह भेदभावपूर्ण नीति के विरोध है और यह इसके खिलाफ चलता है। ठीक है, भारत के जो परमाणु नीति के सिद्धांत क्या हैं? भारत की परमाणु नीति के सिद्धांत हैं कि भारत शांतिपूर्ण कार्य हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा। भारत अपनी सुरक्षा एवं आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत परमाणु हथियारों के प्रयोग करने के लिए सर्वशक्ति जो उसकी शक्ति है वह सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ में होगी। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को लगातार मिलती चली आई है। ठीक है, अब जब हम ये देखेंगे कि भारत में जिस प्रकार की ये स्थिति रही है, इससे भारत ने परमाणु मुक्त विश्व बनाने के लिए वैश्विक पहल की है। ठीक है, और निरस्त्रीकरण पर भी जोर दिया था। परमाणु रिएक्टरों की संख्या में भारत की जो का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 2024 तक 14.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जबकि 2032 तक बिजली उत्पादन में यह 63 गीगावाट तक हो जाएगा। ठीक है, भारत में की जो परमाणु नीतियां हैं उनमें पहले प्रयोग की नीति की वजह से भारत में जो पहले प्रयोग ना करने की नीति की वजह से, ठीक है, और इसके साथ साथ परमाणु उसके जो नीति है उसके शांतिपूर्ण प्रयोग की वजह से ऑस्ट्रेलिया और अन्य देश इनको यूरेनियम भी आपूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, यह स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं अपने आज के प्रश्न की तरफ। आज हमारा प्रश्न क्या था कि भारत में परमाणु नीति के कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा द्वारा परमाणु सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके बारे में निर्धारित तभी किया गया था। 1940 के अंतिम दशकों में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच।